हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा। डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एस के वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। हरियाणा पीजीटी केमिस्ट्री यानी कि एचपीएससी पीजीटी केमिस्ट्री का जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था उसके जस्ट बाद में हम पीजीटी केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करते हैं और उस नोटिफिकेशन में पीजीटी केमिस्ट्री की तैयारी करने वालों के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं पार्ट 1 में। और ये जो हमारी हरियाणा पीजीटी केमिस्ट्री को लेकर के जो पूरी सीरीज है जिसमें हम लोग आगे बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं, उस सीरीज का ये पार्ट 2 आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। तो इसमें हम लोग बेसिकली जो स्क्रीनिंग टेस्ट है एचपीएससी पीजीटी केमिस्ट्री का, उसके बारे में, उसकी बारीकियों के बारे में, उसकी तैयारी कैसे करेंगे, क्या सावधानी रखनी है, क्या नहीं रखनी है, क्या आपको पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से मैं शुरू करता हूँ आपके सामने। और सबसे पहले मैं अपनी साइज़ में आ जाता हूँ, अपनी जगह पकड़ लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं हो। और यस, तो ये आपके सामने देखिए पार्ट 1 है जो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं पार्ट 1 के बारे में। और पार्ट 1 में हम लोग क्या क्या बात कर चुके हैं ये देखिए। पार्ट 1 में हम लोगों ने सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर ली है, एग्जाम पैटर्न की बात कर ली है, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर ली है, एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात कर ली है, और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे यानी कि नेगेटिव मार्किंग को लेकर के या जो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है एचपीएससी पीजीटी केमिस्ट्री का, इन सब के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। आज का ये जो पार्ट 2 है ये पीजीटी केमिस्ट्री करने वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस पार्ट 2 में हम लोग ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट है बेसिकली इसकी बहुत ही ज़्यादा बारीकियों की हम लोग बात करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं फटाफट क्या क्या हम लोग आज कवर करेंगे इस वीडियो में। पार्ट 2 में क्वेश्चन पेपर के स्ट्रक्चर को हम लोग समझने वाले हैं, टॉपिक वाइज हम लोग सिलेबस का डिस्कशन करने वाले हैं कि वो आपको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, स्ट्रेटेजी ऑफ प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, कंटेंट आपका क्या रहेगा उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, और बेस्ट प्लानिंग क्या होनी चाहिए एग्जाम की, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको मिलेंगे। और इसी वीडियो में हम लोग अनाउंसमेंट करने वाले हैं कि लर्निंग केमिस्ट्री की तरफ से एचपीएससी पीजीटी केमिस्ट्री के लिए क्या किया जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और लास्ट तक, जब तक अनाउंसमेंट का आपको नहीं बताया जाए तब तक आपको इस वीडियो को नहीं छोड़ना है। इंपॉर्टेंट टिप्स, बेस्ट प्लानिंग, बेस्ट कंटेंट, सारे ही जो पॉइंट्स हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं यदि आप एचपीएससी पीजीटी केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो तो। ओके, अब एचपीएससी पीजीटी केमिस्ट्री के लिए, है ना, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहली तो हमारा ये जो चैनल है लर्निंग केमिस्ट्री, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर फ्यूचर में एचपीएससी पीजीटी केमिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट आने वाला है। हमारी एक एप्लीकेशन भी है लर्निंग केमिस्ट्री के नाम से, जिसका लोगो आपको गूगल प्ले स्टोर पर इस तरह से दिखेगा, आप वो एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो सारे लिंक, क्योंकि फ्यूचर में हम लोग इसी एप्लीकेशन पर एचपीएससी पीजीटी केमिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट लाने वाले हैं। तो ये और एक और है, इसी एचपीएससी की जो आपकी पीजीटी केमिस्ट्री का जो एग्ज़ाम है उसी की प्रिपरेशन को लेकर के, उससे रिलेटेड हमारी तरफ से जो भी किया जाएगा उनके अनाउंसमेंट आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे, है ना, जिसका नाम है केवीएस एनवीएस एचपीएससी पीजीटी केमिस्ट्री। तो इस टेलीग्राम ग्रुप को भी आपको ज्वाइन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इन तीनों के लिंक कहाँ मिलेंगे आपको, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो इन तीनों के यानी कि लर्निंग केमिस्ट्री एप्लीकेशन और आपका जो टेलीग्राम है उसका लिंक मिल जाएगा। चैनल का सब्सक्रिप्शन तो आप कर ही लेंगे। ओके, ये उस टेलीग्राम का लिंक है, आप इसे देख सकते हैं। यदि आप टेलीग्राम में ऐसे की ऐसे टाइप करेंगे तो वो जो क्या बोलते हैं, हमारा जो ग्रुप है टेलीग्राम का चैनल है वो आपके सामने आ जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो ये सब करने के बाद में अब हम आज क्या करने वाले हैं, देखिए जैसा कि पिछली वीडियो में हम बात कर ही चुके हैं कि ये जो पूरा एचपीएससी पीजीटी केमिस्ट्री का जो प्रोसेस है वो बेसिकली 3 इसके स्टेप्स हैं। एचपीएससी जो पीजीटी केमिस्ट्री का जो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें 3 स्टेजेस हैं। स्टेजेस कौन सा है, नंबर 1 आपका होने वाला है स्क्रीनिंग टेस्ट, नंबर 2 आपका एसकेटी यानी कि सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, और नंबर 3 यानी कि आपका इंटरव्यू। ठीक है, ये 3 स्टेजेस हैं। अब इनके बारे में ब्रीफ में मैं आपको बताते हुए आगे चलता हूँ। स्क्रीनिंग टेस्ट
का पर्पज केवल कैंडिडेट्स की स्क्रीनिंग करना है, यानी कि छटनी करना है। फाइनल मेरिट में इसका कोई वेटेज नहीं है। और इसमें जो टोटल वैलेंसी है उसका 4 टाइम्स जो लोग हैं, 4 गुना लोग हैं, उनको सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है उसके बाद में जो 4 गुना लोग सेलेक्ट हो गए, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट लगेगा। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में का जो वेटेज है फाइनल मेरिट में, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपका जो मेन सिलेक्शन हो रहा है वो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के बेसिस पे हो रहा है। और इसका वेटेज है 87.5%, है ना, टोटल में से। और इसमें जितनी वैकेंसी है उनके 2 गुना लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा, यानी कि पहले 4 गुना लेंगे स्क्रीनिंग टेस्ट में, उसमें से 2 गुना को बाहर कर देंगे और 2 गुना एसकेटी पास करके, यानी कि सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट पास करके आगे जाएंगे और मेरिट में उसका वेटेज इतना है। उसके बाद में ये जो 2 गुना लोग आएंगे उनका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू का वेटेज है आपका 12.5%। ठीक है, और इसके बाद में फाइनल मेरिट बनेगी नंबर 2 और नंबर 3 के जो आपके मार्क्स आए हैं उनका वेटेज कैलकुलेट करके फाइनल मेरिट बनेगी। ठीक है, तो ये जो स्टेजेस हैं 3 सिलेक्शन के, इनकी हम अलग अलग बात करेंगे। और सबसे पहले जो आज हम करने वाले हैं वो केवल और केवल जो स्टेप नंबर 1 है, और वो कौन सी है, आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट। तो हम केवल और केवल स्क्रीनिंग टेस्ट की बात आज करने वाले हैं कि इसकी तैयारी आपको कैसे करनी है और स्क्रीनिंग टेस्ट की आपको कैसे तैयारी आप करें कि जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है एसकेटी, उसकी भी आपकी तैयारी होती चली जाए। इसके बारे में भी हम लोग खुल के बात करने वाले हैं आज। ठीक है, क्योंकि एसकेटी की तैयारी ऐसा नहीं है कि आप अलग से एसकेटी की तैयारी करेंगे, एसकेटी की तैयारी आपकी इसके साथ ही होने वाली है ना। ठीक है, तो तभी आप फायदा में रहेंगे, वरना तो इस तरह से नहीं हो सकता कि आप केवल स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी करें और बाद में फिर एसकेटी में रह जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए तो सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट, इस वीडियो में हम लोग आज केवल और केवल स्क्रीनिंग टेस्ट की बात करने वाले हैं। ठीक है, अब फटाफट से 2 मिनट में मैं उसका पैटर्न डिस्कस करके मैं फिर सीधा सिलेबस जो है इस एग्जाम का उसके बारे में आ जाऊंगा। और उसके बाद में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली है, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है, ठीक है, उसका पैटर्न मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं फटाफट से। टोटल एमसीक्यू इसमें 100 होंगे। सिलेबस की बात हम अभी करने वाले हैं। 2 घंटे का पेपर आपको करना होगा, यानी कि 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। इसका मतलब सीधा सीधा से ये हो गया, 2 घंटे में आपको 120 क्वेश्चन लगाने हैं, और 120 नहीं 100 क्वेश्चन लगाने हैं। और 120 तो आपको मिनट मिलेंगे, 120 आपको मिनट मिलने वाले हैं, और 100 क्वेश्चन आपको लगाने हैं। ठीक है, ये देखिए 100 एमसीक्यू। अब ये जो 100 एमसीक्यू लगाने हैं 120 मिनट में, और पूरी पूरी यानी कि 100 के 100 जो एमसीक्यू आपको मिलने वाले हैं उनकी आपको गोला भी काला करना है, या तो सही उत्तर काला करना है, या जो 5th ऑप्शन है वो काला करना है। इसका मतलब ये हो गया कि वो जो ओएमआर शीट काली करनी है उसके हम 20 मिनट निकाल देते हैं। उसमें 20 मिनट कम से कम लगेगा आपको। 100 क्वेश्चन आप टिक करेंगे ना, काला करेंगे, तो 20 मिनट उसके निकाल देते हैं। तो बचा क्या, बचा आपका 100 जो है 100 मिनट में आपका 100 क्वेश्चन बचा है। ठीक है, तो इससे हमें सबसे पहला हिंट यही मिलने वाला है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, वो बेसिकली डायरेक्ट एमसीक्यू आएंगे। डायरेक्ट एमसीक्यू का मतलब उसमें बड़े बड़े न्यूमेरिकल, बड़े बड़े एनालिटिकल जो बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको नहीं मिलने वाले हैं। डायरेक्ट एमसीक्यू का मतलब हो गया जिनका आंसर यदि आपको आता है, यानी कि उसमें ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधे आंसर है, इजीली सोल्व होने वाले हैं। डायरेक्ट एमसीक्यू का मतलब हो सकता है हम उसको ये बोल दें कि वो 1 स्टेप एमसीक्यू है, 1 स्टेप क्वेश्चन है, यानी कि उसमें डबल स्टेप का कोई न्यूमेरिकल या कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जिसमें आपको ज़्यादा माथापच्ची करनी हो, क्योंकि इनका टारगेट है ये आपसे 100 मिनट में 100 क्वेश्चन सोल्व करवाना चाहते हैं। ठीक है, अगला हम ले लेते हैं 100 मार्क्स का, तो ये होगा ही होगा। हर क्वेश्चन में आपको 5 ऑप्शन मिलने वाले हैं, ABCDE। ई ऑप्शन जो होगा वो आप तब काला करेंगे जब आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। याद रखिए यहाँ पर एक बड़ी ही खतरनाक और इम्पोर्टेंट बात है कि यदि आपने किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, आंसर तो ABCD में से होगा, ये आंसर नहीं दिया, तो आपको जो ई ऑप्शन है वो काला करना ही होगा। यदि आपने ई ऑप्शन को डार्क नहीं किया तो आपके कितने मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, देख लीजिए 1/4 यानी कि 0.25 मार्क्स है वो कट जाएंगे, डिडक्शन हो जाएगा। इसलिए आपको हर क्वेश्चन में इन 5 ऑप्शन में से एक तो आपको काला करना ही है, या तो 4 आंसर के लिए 4 ऑप्शन है, या तो इनमें से एक काला करना है, या आपको 5th ऑप्शन काला करना ही है, यह कंपलसरी है। वरना इसकी भी आपको नेगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ सकता है। 5th ऑप्शन की नेगेटिव मार्किंग ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो जनरली एग्जाम्स में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अब नेगेटिव मार्किंग तो मैंने आपको बताई दी कि 1/4 है। यदि आप गलत आंसर देंगे तो 1/4 मार्क कटेगा। ठीक है, 0.25 मार्क कटेगा गलत आंसर देंगे तो भी। और जो 5th ऑप्शन है आपका ई ऑप्शन, वो किसी क्वेश्चन में काला नहीं करेंगे। यदि मान लेते हैं, अब ऐसा नहीं है कि आपको 5th ऑप्शन सब में काउंट करना है। कई बार
क्या बोलते हैं, बच्चे उसको गलत समझ लेते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है, यदि ABCD आंसर में से आप कोई काला नहीं कर रहे हैं तब आपको फिफ्थ ऑप्शन को है उसको काला करना है, और यदि वो भी आप नहीं करते हैं तो आपके उतने ही मार्क्स कट जाएंगे जितने आपके आंसर को गलत करने पर कटते हैं, यानी कि नेगेटिव मार्किंग उसकी भी है। ठीक है, तो ये आप समझ लेना अच्छी तरह से। मीडियम तो इंग्लिश का ही रहने वाला है ना। पिछली एग्जाम से इन्होंने एकदम चेंज कर दिया, इंग्लिश मीडियम कर दिया 100%। ओके, अब बात आ जाती है दोस्तों सिलेबस के ऊपर। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है मैं आपको बता देता हूं। अभी तक हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें, स्क्रीनिंग टेस्ट का जो स्ट्रक्चर होगा, क्वेश्चन कितने होंगे, है ना, किस तरह से आपको ऑप्शंस मिलने वाले हैं, उसके बारे में हमने बात की है। अब हम सेकंड पॉइंट में आ गए, और वो आपका जो पॉइंट है वो है सिलेबस के बारे में। सिलेबस की एक एक यूनिट का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोग यहाँ मेरे साथ बने रहिए। इसके बाद में आगे भी वीडियो के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, अनाउंसमेंट भी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। हम यह भी डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी परफेक्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इस स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी के लिए। सब कुछ हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सिलेबस आपके सामने है HPSC PGT केमिस्ट्री का। ठीक है, इसमें टोटल आपको 25 यूनिट मिलती है और आपको 100 MCQ मिलेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि एक यूनिट से आपको 4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 4 MCQ आपको एक यूनिट से मिलने वाले हैं। ठीक है, अब मैं यदि सिलेबस के बारे में एक लाइन कुछ क्या बोलते हैं यदि मुझे कहनी हो तो मैं ये आराम से कह सकता हूँ कि इस सिलेबस का 90% पार्ट है वो आपको NCERT में से लिया गया है। ये लीजिए, NCERT में से इन्होंने सिलेबस का 100% जो पार्ट है वो लिया है, यानी कि आपको तैयारी भी NCERT में से ही करनी है ना। ठीक है, 90% जो इसके क्वेश्चंस हैं वो आपको NCERT में से देखने को मिलेंगे एज इट इज़। ओके, अब एक एक यूनिट की बात कर लेते हैं। वैसे तो पूरा हो गया 90% NCERT में से, और 10% कहाँ है? 10% इन्होंने कुछ टॉपिक ऐसे उठाए हैं जो आपको NCERT में से नहीं मिलेंगे। तो वो कहाँ से मिलेंगे? तो वो आपको मिलेंगे UG की जो बुक्स हैं उनमें से वो आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, जो BSc की बुक्स चलती हैं उनमें आपको मिलने वाले हैं। ओके, यूनिट नंबर 1 आपके सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है, और पूरा का पूरा आपको केवल NCERT में से ही लेना है, इसके अलावा कहीं से नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चंस इसके कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे? पहले NCERT के जो कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना, जो जितने ज़्यादा बड़े न्यूमेरिकल नहीं हैं, छोटे टाइप के हैं, उनके आप प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा भी कहाँ से करना है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ओके, इसके अलावा देख लीजिए जो अगली यूनिट है स्टेट्स ऑफ मैटर, इसमें कुछ BSc के टॉपिक भी हैं, आप लोग इनको याद रखिएगा। यह जो इस अभी जो नई NCERT है उसमें तो यह है नहीं, बाकी जो 2 साल पहले जो NCERT चलती थी, पुरानी वाली NCERT जस्ट 2 साल पहले, उसमें क्लास 11 में ये 5th चैप्टर था आपका स्टेट्स ऑफ मैटर, इन्होंने वहाँ से ये लिया है। अब इसमें आपको BSc की बुक्स में से क्या क्या उठाना है वो आप देख लीजिए, मैंने येलो कर रखा है यहाँ पर। वो है आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये आपको BSc की बुक्स में से उठाना है। ठीक है, इसके अलावा जो डेविएशन है फ्रॉम आइडियल बिहेवियर और वंडरवॉल जो इक्वेशन है वो आपको BSc की बुक्स में से उठाना है। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑन वेरिंग टेम्परेचर और ब्रेग्स लॉ, ये आपको NCERT में से नहीं मिलेगा, ये आपको वहाँ से उठाना है BSc की बुक्स में से। और डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ है, ये आपको NCERT या कोई कॉम्पिटिटिव जो क्या NCERT में तो नहीं मिलेगा, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के जो बुक्स होती हैं उनमें आपको आराम से मिल जाएगा। तो ये वो टॉपिक हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के जो आपको BSc की बुक में से लेना है, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो केमिस्ट्री की जो बुक्स होती है उनमें से लेना है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम साथियों आपको पूरी तरह से क्लास 11 सेकंड चैप्टर NCERT में से इसको उठाना है, और आपको यह कहीं से भी नहीं पढ़ना है। सुन लीजिए अच्छी तरह से। यूनिट नंबर 4 इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में आपको मेजर पोर्शन कहाँ से लेना है? NCERT में से ही लेना है। जो वहाँ नहीं मिलेगा वो आप सुन लीजिए ज़रा। एक तो आपको नहीं मिलने वाला है डिटर्मिनेशन ऑफ pH, थ्योरीज ऑफ इंडिकेटर नहीं मिलने वाला है, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन नहीं मिलने वाली है, ये आपको NCERT में से नहीं मिलने वाला है। और क्या नहीं मिलने वाला है? ये जो आपके एसिड और बेस होते हैं इनका क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो ये कहाँ से लेना है? या तो आप BSc की बुक से ले सकते हैं, या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाली जो बुक आती है, मान लेते हैं JEE मेन की कोई भी बुक आपके पास पड़ी हो पुरानी या सेकेंड हैंड मार्केट से ले लीजिए, उसमें ये सारे टॉपिक आपके मिल जाएंगे। JEE मेन की बुक में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा JEE मेन की बुक में आपको जो
जो भी ये मैं बीएससी का पार्ट बता रहा हूँ वो कोई भी जेई मेन की जो बुक आती है उसमें आपको बड़े ही आराम से मिल जाएंगे। आप चाहे तो किसी से बुक ले और इन टॉपिक्स का जो है वो फोटोकॉपी आप करवा सकते हैं, तो ये भी एक अच्छा रहेगा, या फिर बीएससी में से इनको उठा लें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं सरफेस केमिस्ट्री की। एनसीईआरटी में से पढ़ने के अलावा, भाई ये 12th क्लास का 5th चैप्टर है एनसीईआरटी, उसमें से पढ़ने के अलावा आपको केवल एनसीईआरटी में आपको लैंगम्यूर की जो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म थ्योरी है वो आपको वहाँ नहीं मिलेगी। इसके अलावा वहाँ पूरा मिल जाएगा। ये आप बीएससी में से बड़े ही आराम से ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। केमिकल काइनेटिक्स भी आपको एनसीईआरटी में से पढ़नी है। इसके अलावा कहाँ से पढ़नी है देख लीजिए। थ्योरीज ऑफ रिएक्शन रेट ये आपको बीएससी में से उठाना पड़ेगा। एक बात याद रखिए, मैं जो अभी आपको बता रहा हूँ, अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़नी है, वो आप याद रखिए एसकेटी और स्क्रीनिंग टेस्ट दोनों को मिला करके बता रहा हूँ। एसकेटी और स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट केवल आपको एसकेटी तक लेके जाने का काम करेगा, है ना, ठीक है। एक बार आप यदि एसकेटी में चले गए तो अच्छी तैयारी आपकी कितनी है वो ही मैटर करती है ना। इसलिए हमारा टारगेट ये नहीं है कि आप केवल स्क्रीनिंग टेस्ट फाइट करके आप एसकेटी में चले जाएं और वहाँ रह जाएं, नहीं। आपकी तैयारी शुरू से ऐसी होनी चाहिए कि आपका स्क्रीनिंग टेस्ट और एसकेटी दोनों फाइट हों, ठीक है ना। फिर इंटरव्यू की तैयारी इंटरव्यू के टाइम पे करेंगे। ओके, यस। तो वापस मैं आ जाता हूँ अपनी पोजीशन पे, और मैं आपको बता रहा था केमिकल काइनेटिक्स में बीएससी में से आपको ये थ्योरीज ऑफ रिएक्शन रेट्स का जो टॉपिक है वो लेना है। फास्ट रिएक्शन का जो टॉपिक है वो आपको पीजी बेसिकली बीएससी में मुश्किल से मिलेगा। ये जो पीजी में आपने एमएससी प्रीवियस में केमिकल काइनेटिक्स पढ़ी होगी वहाँ पर ये टॉपिक आपको मिल जाएगा बेसिकली, ठीक है। ये लुमिनेसेंस और एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस, ये आपको फोटोकेमिकल रिएक्शंस का जो टॉपिक है ना, या फिर एक जो पीएसपी की बुक आती है पूरी शर्मा पठानिया की फिजिकल केमिस्ट्री की, उसमें ये आपको मिलने वाले हैं इस तरह के जो भी टॉपिक हैं वो, ठीक है। तो ये आप केमिकल काइनेटिक्स की यूजी की बुक से ले सकते हैं, थ्योरीज ऑफ रिएक्शन रेट। फास्ट रिएक्शन आपको वहाँ भी नहीं मिलेगा, ये आपको पीएसपी में से लेना पड़ेगा। और ये आपको लुमिनेसेंस और एनर्जी ट्रांसफर, ये फोटोकेमिकल रिएक्शंस का एक चैप्टर है आपके किस में फोटोकेमिस्ट्री का एक चैप्टर है पीएसपी में, फिजिकल केमिस्ट्री बाई पूरी शर्मा पठानिया, उसमें से आपको ये लेना है। 2 पेज है, किसी के पास भी बुक को फोटोकॉपी करा लीजिए, मजे कीजिए, वरना क्या बोलते हैं टेलीग्राम में ये बुक आपको मिल जाएगी बहुत आराम से, आप वहाँ से इसको ले लीजिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और रेडॉक्स रिएक्शन, क्लास 11 का रेडॉक्स रिएक्शन का चैप्टर और क्लास 12 का जो 3rd चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इनको मिला करके इन्होंने बेसिकली आपका नया यूनिट तैयार कर दी, 7 नंबर यूनिट। और इसमें केवल आपको एक एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऐसा टॉपिक है जो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, बाकी पूरा का पूरा आपको केवल और केवल एनसीईआरटी में से ही पढ़ना है, याद रखिए। और इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि एनसीईआरटी क्यों पढ़ना है एचपीएससी के लिए, दूसरा एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, सब कुछ बताने वाला हूं। यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। आगे चलते हैं। यस, तो आपने देख लिया, ये सारा हो गया। अब आपको करना है ये क्या बोलते हैं 8th यूनिट आपको एनसीईआरटी में से लेनी है और कहीं से आपको पढ़नी नहीं है। केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपकी क्लास 11 एनसीईआरटी में टॉपिक मिलेगा। थर्मोडायनेमिक्स को देख लेते हैं, इसमें फेज रूल और फेज डायग्राम इन्होंने डाल दिया है, ये आपको बीएससी में से उठाना है। 3rd लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ये आपको बीएससी में से उठाना है। हेमहोल्ट्ज एंड गिब्स की जो फ्री एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो आप हल्का सा बीएससी को टच कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर कोई भी जेई मेन की जो बुक है उसकी थ्योरी में आप इस टॉपिक को ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहाँ पर आपको 3rd लॉ भी मिल जाएगा, लेकिन डिटेल में नहीं मिलेगा 3rd लॉ, और आपको डिटेल में अननेसेसरी चाहिए भी नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी बीएससी से आप वो जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है 3rd लॉ का, ठीक है, उसकी मेन डेफिनेशन हो गई, उसके एक छोटा सा कुछ एप्लीकेशंस हैं 2-4, वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये आपको बीएससी में मिलेगा। तो इस तरह के ये जो कुछ टॉपिक मैंने अंडरलाइन किए हैं, बस केवल आपको ये बीएससी में से लेने की ज़रूरत है, इसके अलावा आपको कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। और बीएससी में से भी आप नहीं लेते हैं तो एक अच्छी जेई मेन की थ्योरी की बुक में से आप ये टॉपिक उठा सकते हैं। आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, देखिए, क्योंकि आप टेलीग्राम पे बहुत सारी बुक्स हैं और आप उनमें से बिल्कुल यही जो टॉपिक है बस केवल उन्हीं की फोटोकॉपी करा लीजिए और आपको कुछ नहीं चाहिए। यूनिट 11 कंप्लीट एनसीईआरटी, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है वो मैं आगे बताने वाला हूं आपको। हाइड्रोजन पूरा एनसीईआरटी, जनरल प्रिंसिपल्स प्रोसेस ऑफ ये पूरा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का मतलब ये आपकी पुरानी वाली जो क्लास 12 की एनसीईआरटी की बुक थी उसमें 6ठा चैप्टर है, 6th चैप्टर। ये हाइड्रोजन आपकी पुरानी वाली एनसीईआरटी की बुक थी, उसमें आपका क्या बोलते हैं क्लास 11 में है। चैप्टर नंबर तो मुझे इसका याद नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से 9 के बाद में हाइड्रोजन का 10 होना चाहिए, ठीक है। 7
देखिए 6th है वहाँ पर आपका थर्मोडायनेमिक्स, 7 आपका इक्विलिब्रियम है, 8th आपका वो है चैप्टर नंबर 9 होना चाहिए हाइड्रोजन को, ठीक है। पुरानी वाली की बात कर रहा हूँ मैं, ये चैप्टर नंबर आपका 3 है, क्लास 11 एनसीईआरटी। उसके बाद में पी ब्लॉक आपको कुछ नहीं करना, 12th की एनसीईआरटी के अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। बहुत सारे जो पी ब्लॉक के नोट्स है वो मैं भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में चैनल में शेयर करूंगा। और यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि फ्यूचर में एचपीएससी पीजीटी केमिस्ट्री को लेकर के काफ़ी सारा कंटेंट टेलीग्राम ग्रुप में मैं डालने वाला हूँ और यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करने वाला हूँ, तो आप दोनों को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अगली यूनिट है वो आपकी डी एंड एफ ब्लॉक की है, ये कंप्लीटली इन्होंने एनसीईआरटी लिया हुआ है और हमें कुछ नहीं पढ़ना है इसके अलावा, ठीक है। और जो पढ़ना है वो उसकी बात करने वाले हैं अभी आगे, चिंता मत कीजिए। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कुछ हमें क्या बोलते हैं बीएससी में से लेना है, स्पेशली थोड़ा सा मेटल कार्बोनिल्स का जो पार्ट है वो बीएससी में से ले लीजिएगा, क्योंकि क्लास 12th में उसकी जो प्रिपरेशन वगैरह है इन्होंने यहाँ देखिए प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ और बॉन्डिंग ये सब दिया है। तो बॉन्डिंग तो फिर भी मिल जाती है आपके एनसीईआरटी में, लेकिन प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ नहीं मिलती है, तो थोड़ा सा आपको टच करना पड़ेगा बीएससी का। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी थोड़ा सा बीएससी का या जेईई मेन की कोई बुक हो उसमें से आप देख लीजिएगा, और ज़्यादा कुछ है नहीं, बाकी सारा आपको एनसीईआरटी से उठाना है, ठीक है। इसके अलावा आपको जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो जीओसी यहाँ इन्होंने पूरी कर दी 17th यूनिट में, आपको एनसीईआरटी के अलावा, ठीक है, एनसीईआरटी के अलावा आपको इसके लिए एनसीईआरटी में आप जानते ही हैं क्लास जो आपकी जो 11 है उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स नाम से वहाँ पर एक चैप्टर है, ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 11 में, तो वो चैप्टर पढ़ना है आपको। इसके अलावा जीओसी जो है वो कोई भी एक जेई मेन या नीट की जो नीट की जो बुक आती है थ्योरी की, जिसमें थ्योरी हो, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी आपको ऐसी किताब से ही मिलेगी, क्योंकि एनसीईआरटी में एक ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ स्टीरियो केमिस्ट्री हो। एनसीईआरटी में बेसिकली कुछ बिखरी बिखरी सी है, जैसे आपके हाइड्रोकार्बन में एल्केन का कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस है, और उसके बाद में सीधा ही क्लास 12th में क्या बोलते हैं हेलो एल्केन वाले चैप्टर में आपके कायरलिटी वगैरह है, तो बिखरा हुआ सा है। इसलिए आप इसको एक काम करें, एक कोई भी जो जेई मेन की बुक आती है, ठीक है, वो ले लें। अरिहंत की भी बहुत सारी बुक आती है, जेई मेन की कोई एक ले लें, ठीक है ना। और आप नहीं भी लें तो इन पर्टिकुलर टॉपिक्स का आप प्रिंट आउट ले लें कहीं से भी, तो उसमें आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे और कंपटीशन एग्जाम की अप्रोच वाला कंटेंट भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। या फिर मैं आपको ढेर सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, वो भी आपके काम आ सकती हैं, अभी अभी बताने वाला हूँ थोड़ी देर में ही, उससे भी आपका ये स्टीरियो केमिस्ट्री और ये सब कवर हो जाएगा। ओके, यस। तो बाकी आपको ये पूरा जो है वो एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, यानी कि आपको क्लास 11 की एनसीईआरटी का जो टॉपिक है जीओसी वहाँ से। हाइड्रोकार्बन की जो यूनिट है दोस्तों, वो आपको क्लास 11th में आपको एनसीईआरटी से ये टॉपिक लेना है, और वो आपको देखिए एल्केन आपको वहाँ मिल जाएगा, एल्कीन मिल जाएगा, एल्काइन मिल जाएगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एज इट इज़ आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। आपको वहाँ क्या नहीं मिलने वाला है क्लास 11 में, साइक्लो एल्केन आपको नहीं मिलेगा और एल्का डाइइंस आपको नहीं मिलेगा। ये आपको बीएससी की बुक में से उठाना है, शॉर्ट नोट इनके आप बना लीजिएगा, ज़्यादा गहराई में नहीं उतरना है ना। फिलहाल आप इनके शॉर्ट नोट और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उनको कवर करना है, साइक्लोएल्केन और एल्का डाइइंस, इससे ज़्यादा नहीं करना है, यस। अब आपकी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, ये पूरा का पूरा आपका 11th जो एनसीईआरटी है 11th क्लास की लास्ट चैप्टर है उसका। उसके अलावा ये हेलो एल्केन, हेलो एरिन आपको कंप्लीटली क्लास 12th की जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें से लेनी है। अल्कोहल फिनोल ये भी 12th की ऑर्गेनिक है एनसीईआरटी, ये भी आपके 12th की ऑर्गेनिक एनसीईआरटी में से जाएगा, ये भी जाएगा। एमीन्स, पॉलीमर्स, ये सब दोस्तों आपके क्लास 12th की एनसीईआरटी के एज इट इज चैप्टर हैं सीक्वेंस में। बायोमोलिक्यूल भी आपको क्लास 12th की एनसीईआरटी में से लेना है। बस कुछ टॉपिक हैं इसके, जैसे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है, ग्लाइकोलिसिस है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ये आप चाहो तो क्या बोलते हैं, ये आप चाहो तो कोई भी नीट की बुक मिल जाएगी, या कोई भी बायोलॉजी, बेसिकली ये कंटेंट तो बायोलॉजी का है, तो आप जो क्लास 12th की बायोलॉजी है ना, उसका कंटेंट आप किसी से भी इन 2-3 टॉपिक्स का ले लें, है ना, शॉर्ट में, और ज़्यादा इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी, फोटोसिंथेसिस, ये सब क्लास 12th की और 11 की जो बायोलॉजी है वहाँ कोई भी आपको ये बता देगा कि जिसने एमएससी कर रखी है या जो क्लास 11-12 में बायोलॉजी पढ़ाता है, वो आपको आराम से बता देगा कि ये 2-3 टॉपिक जो कि केमिस्ट्री में नहीं है, ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं है, ये आपको लेने कहाँ से हैं, उनके जो भी 3-4 पेजेस हैं आप वहाँ से वो ले सकते हो और इनकी तैयारी अलग से आप कर सकते हो। इसके अलावा सुन लीजिए, जो मैंने येलो में बताया है उसके अलावा बाकी सारा कंटेंट आपको केवल और केवल एनसीईआरटी से पढ़ना है, और इसके अलावा कहाँ से पढ़ना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी हम बात करने वाले हैं कि इम्पोर्टेंट कंटेंट इस बुक के लिए
इस ये जो आपकी एग्ज़ाम है इसके लिए इम्पोर्टेंट कंटेंट क्या होने वाला है। ठीक है, तो वापस मैं अपनी जगह पे आ जाता हूँ और वीडियो के जो अगले पार्ट में चलते हैं, हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। फाइनली ये जो आप वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। अब हम आ जाते हैं अनाउंसमेंट पर। और फ्रेंड्स, अभी हम अनाउंसमेंट नहीं करने वाले हैं कि हमारे चैनल और एप्लीकेशन पर जो लर्निंग केमिस्ट्री एप्लीकेशन है उस पर हम HPSC से रिलेटेड क्या करने वाले हैं, ये आपको लास्ट में मिलेगा। बेस्ट कंटेंट की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो ही गई होगी कि बेस्ट कंटेंट क्या है। बेस्ट कंटेंट बेसिकली आपका NCERT की बुक है। NCERT की बुक में बेसिकली आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स और NCERT के जो एग्जाम्पलर हैं वो आपको पढ़ते हुए आगे चलने हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स तो NCERT में ही होते हैं, एग्जाम्पलर NCERT बुक में नहीं होते हैं। इसके लिए आप कोई भी बुक, अरिहंत की बुक आती है, MTG की बुक आती है, दिशा की बुक आती है, बहुत सारी बुक्स आती है जिसमें NCERT एग्जाम्पलर सोल्व किए होते हैं। कोई भी आप एक बुक ले सकते हैं, है ना। तो ये आपको कवर करना ही करना है। दूसरा, आपका ये जो NCERT आपको बेसिकली ऐसा नहीं है कि आपको केवल मैं स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बता रहा हूँ, नहीं। NCERT आपका जो SKT की तैयारी करेंगे उसके लिए भी आपको NCERT ही पढ़नी है मेजॉरिटी रूप से। ठीक है, इसलिए आप यदि स्क्रीनिंग टेस्ट की ही तैयारी आपको ऐसे करनी है कि आपकी SKT की तैयारी होती चली जाए, और इसके लिए पहला यदि कोई काम है तो वो यही है NCERT की रीडिंग लगाना। और कैसे रीडिंग लगानी है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो NCERT बुक्स आपको पढ़नी है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स और उसके एग्जाम्पलर आपको पढ़ने हैं विशेष रूप से। ठीक है, बड़े क्वेश्चंस आपको उठाने नहीं हैं, जिनका आंसर लेंदी हो वो उठाने नहीं है, क्योंकि आपने देख लिया आपको 100 MCQ सोल्व करवाए जाएंगे और 100 मिनट लगभग आपको मिलेंगे आंसर देने के लिए। 20 मिनट आप मार्क फिल करने का निकाल दीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ कि आपको वन स्टेप क्वेश्चन मिलने वाले हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इसके लिए बड़े न्यूमेरिकल, बड़े एनालिटिकल जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन हैं वो आपको नहीं करने हैं। ठीक है, NCERT बुक्स के अलावा बेस्ट कंटेंट में और क्या हो सकता है, वो आपका NCERT एग्जाम्पलर, उसके अलावा हो सकता है कोई भी ऐसी बुक जो NCERT पर बेस्ड हो, जिसमें NCERT के MCQs होते हैं। हालांकि यहाँ से आपका पूरा काम नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको एक NCERT कवर करने में ये बुक्स हैं वो हेल्प करती हैं। और इस तरह की बुक्स में सबसे जो अच्छी बुक्स मानी जाती है वो आपकी MTG की जो NCERT जो फिंगर टिप्स है, फिंगर टिप्स MTG की NCERT की फिंगर टिप्स आती है वो बुक हुई, या एक आपकी अरिहंत की आती है, अरिहंत की मास्टर योर NCERT आती है, मास्टर योर NCERT। ये लो NCERT मास्टर योर NCERT आती है अरिहंत की। इसके अलावा आपके जो PW है उसकी आती है NCERT पंच। क्या आती है? NCERT पंच। इस तरह से काफ़ी आपको NCERT बेस्ड बुक मिल जाएगी। इन तीनों में से आप कोई भी ले लोगे तो आपको NCERT की प्रैक्टिस के लिए अच्छे MCQ मिल जाएंगे जो NCERT पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा NCERT के अलावा एक MCQ की बुक आपको लेनी है, या तो आप MTG की फिंगर टिप्स ले सकते हैं, अरिहंत की मास्टर योर NCERT ले सकते हैं, PWD की NCERT पंच ले सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। इसके अलावा आपको चाहिए नीट के PYQ सोल्व किए हुए, क्योंकि देखो आपको लेंदी क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं, आपके जो क्वेश्चन हैं वो लेंदी नहीं मिलने वाले हैं, है ना। ठीक है, थोड़े शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं जिसमें ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन नहीं होती है। इसलिए आपको जो नीट के PYQs हैं वो आपकी तैयारी अच्छी करने में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए आपको क्या करना है, दिशा या MTG की नीट के PYQs की बुक आती है 37 ईयर्स की, वो आप परचेज कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उससे आपका जो काफ़ी सारी जो यूनिट्स का कंटेंट NCERT में नहीं होता है वो उससे कवर हो जाएगा। जैसे सपोज स्टीरियो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस वहाँ पर नहीं है NCERT में, तो स्टीरियो केमिस्ट्री के जो है वो कवर हो जाएंगे। और भी काफ़ी सारे हैं, थर्मोडायनेमिक्स में कुछ और टॉपिक्स हैं, थर्ड लॉ वगैरह, इनके भी आपको वहाँ पर कवर होते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है ये हमारा बेस्ट कंटेंट है स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, लेकिन यही आपको पढ़ना होगा SKT के लिए भी। याद रखिए, इसके अलावा आपको क्या चाहिए, इसके अलावा वो टॉपिक जो NCERT में नहीं है वो आपको BSc की बुक या कोई भी एक आपको जो नीट की थ्योरी की बुक है उसमें तो क्या पता मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन कोई भी JEE मेन आपके आसपास कोई भी बच्चा JEE मेन की तैयारी कर रहा होगा या करी होगी, उसने मतलब किसी ने की होगी पास्ट में, ठीक है,
उससे आप जेई मेन की थ्योरी की बुक ले लेना, क्वेश्चन की नहीं चाहिए, उसे कहना थ्योरी वाली बुक दे दो और उसमें जो जो टॉपिक आपके यहाँ पर मैंने बीएससी में से बताए हैं वो भी उसमें आप जेरोक्स करवा लेना, ठीक है। मुश्किल से 10 से 15 पेज होंगे क्योंकि एक टॉपिक एक एक आधे पेज में होता है, तो 10 से 15 पेजेस में आपको वो सारे टॉपिक मिल जाएंगे, ठीक है। हो सकता है बीएससी में वो टॉपिक लेंदी हो, लेकिन जेई मेन की जो आप थ्योरी की बुक लाओगे उसमें वो शॉर्ट समरी होगी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के हिसाब से होगी, ठीक है। फिर आप उनको डिटेल में समझना हो उन्हीं टॉपिक्स को तो आप बीएससी की बुक देखना, और यदि आपको समझ में आए हुए हैं तो फिर आप जेई मेन में जैसे आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जो थर्मोडायनेमिक्स दे रखी है, तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक हैं वो आपको यहाँ से उठाने हैं। तो ये हमारा बेस्ट कंटेंट हो गया किसके लिए, आपके एचपीएससी पीजीटी केमिस्ट्री के लिए। एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए हमने बुक ले ली, एनसीईआरटी हमें सबसे पहले पढ़नी है, एग्जाम्पलर सोल्व करने हैं, एक बुक एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू की बुक है वो हमें खरीदनी है। इन तीनों में से एक को आप कोई भी ले लेना, ये तीनों ही बराबर हैं, है ना। इसके अलावा आपको नीट के पीवाईक्यूज की एक बुक रखनी है, ठीक है। इसके अलावा आपको बीएससी और जेई मेन की जो कोई भी थ्योरी की बुक है उनमें से वो टॉपिक आपको लेने हैं जो मैंने सिलेबस में येलो कर रखे थे, जिनको मैंने बताया था। ओके, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टिप्स की। भाई इंपॉर्टेंट टिप्स क्या होनी चाहिए आपको, आप यदि एचपीएससी पीजीटी केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो तो इसमें देखिए, सबसे पहला तो आपका यही है कि आपका मेन फोकस है वो एनसीईआरटी पर होना चाहिए, ठीक है। आपका पूरी जो तैयारी है वो कॉन्सेंट्रेटेड होनी चाहिए एनसीईआरटी पर। क्यों होनी चाहिए इसके भी मैं आपको बताऊंगा बात, ठीक है। और आपको जो एनसीईआरटी बुक है वो सही तरीके से आपको पढ़ना है। सही तरीके से का मतलब एनसीईआरटी पढ़ने का भी एक पर्टिकुलर तरीका होता है, यदि आप उस तरीके से एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो फायदे में रहेंगे। तो उसके लिए आपको मेरा ही एक वीडियो देखना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जिसका टाइटल है हाउ टू रीड एनसीईआरटी। भाई एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं वो आप उस वीडियो में देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। कॉन्सेप्चुअल स्टडी आपको करनी है और एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ना है। बाकी बातें आप उस वीडियो में देखिए एनसीईआरटी को कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल स्टडी आपकी होनी चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री यहाँ पर आपको आपकी जो सक्सेस है उसका की हो सकता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बेसिकली जो आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट है और आपका एसकेटी है उसमें थोड़े सिंपल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इसलिए इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो होगी आपकी, ठीक है, वो ज़्यादातर लोग सोल्व कर लेते हैं उनके क्वेश्चन। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लोग अटकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, इसलिए फिजिकल केमिस्ट्री पर आपको विशेष ध्यान देना है। यह आपकी सक्सेस की चाबी हो सकती है, नहीं यही होगी, ये मान लो। असली कंपटीशन जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री में है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में कंपटीशन नहीं है, ठीक है। आपको टॉपिक टू टॉपिक स्टडी करना है, यानी कि जो टॉपिक सिलेबस में लिखा हुआ है बस वही पढ़ना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। ये मान के चलिए जो टॉपिक सिलेबस में नहीं लिखा हुआ, चाहे वो थर्मोडायनेमिक्स का हो चाहे कोई भी हो, उसमें से आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। टॉपिक में लिखा होने से मेरा कहने का मतलब है जैसे केमिकल काइनेटिक्स है, अब केमिकल काइनेटिक्स में वहां उन्होंने एनसीईआरटी के सारे टॉपिक नहीं लिखे, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही है। उसके अलावा वही टॉपिक आपको पढ़ने हैं जो सिलेबस में लिखा हुआ, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, यानी कि आपको एक्स्ट्रा कंटेंट बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। याद रखिए, आपको एग्जाम क्रैक करना है, आपको नॉलेज लेकर के टॉपर नहीं बनना है, ठीक है। पहला काम आपका एग्जाम क्रैक करने का है, इसलिए एक्स्ट्रा कंटेंट आपको नहीं करना है कवर, ठीक है। पहले आप टॉपिक टू टॉपिक सिलेबस को पूरा कीजिए। और इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है, एचपीएससी पीजीटी केमिस्ट्री के जितने भी एग्ज़ाम लगे हैं आपके, स्पेशली 2018 से लेकर के 2023 तक लगभग हर साल एचपीएससी पीजीटी केमिस्ट्री के एग्ज़ाम लगे हैं, उन सभी के जो आपके पीवाईक्यूज हैं, पुराने पेपर्स हैं, वो आपको सोल्व करने पड़ेंगे। इसके लिए मैं आपको एक गुड न्यूज़ अभी दे देता हूँ कि हमारा जो ये जो चैनल है उस पर एचपीएससी पीजीटी केमिस्ट्री के जो पीवाईक्यूज हैं वो यहाँ पर सोल्व किए जाएंगे, इनकी एक सीरीज चलाई जाएगी, तो इसके लिए आप हम पर भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको आने नहीं दी जाएगी। ये मैं यहाँ पर ये जो वीडियो है एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं, ये उसका थंबनेल है, जिसमें आपको यह है, जैसे ही इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसमें एनसीईआरटी बुक्स को, यानी कि जितनी भी तरह की पीजीटी केमिस्ट्री की एग्जामिनेशंस होती हैं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड होता है, इन सब के लिए एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ने का सही तरीका क्या है वो इसमें बताया गया है, ठीक है। तो आप वो ज़रूर देखें। अब दोस्तों समय आ गया है अनाउंसमेंट करने का, और अनाउंसमेंट तो मैंने आपको दिखा दिया, बाकी और भी कुछ है क्या, मैं देख लेता हूँ आगे। हाँ, ये भी कुछ नहीं है। अब मुझे कुछ आपसे इंपॉर्टेंट बातें करनी है, अनाउंसमेंट तो मुझे बाद में करना है। उसके पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं कि आप एनसीईआरटी क्यों पढ़ें। बेसिकली
आपको एनसीईआरटी क्यों पढ़नी है, इसके लिए पीजीटी केमिस्ट्री के लिए, एचपीएससी के लिए, ठीक है, वो मैं आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं कुछ क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है, मेरे पास ये साथियों एचपीएससी, आप समझ लीजिए मैं कर क्या रहा हूँ। मैंने ये पीडीएफ खोली है किसकी, आपके जो एचपीएससी का जो पेपर होता है, ये 2000 आपका 23 का जो एचपीएससी का स्क्रीनिंग एग्ज़ाम जो लगा था, एचपीएससी पीजीटी केमिस्ट्री 2023, उसका ये आपका स्क्रीनिंग टेस्ट का पेपर है, ठीक है। इसमें मैं कुछ ही क्वेश्चंस लूँगा और उन कुछ क्वेश्चंस को मैं सीधा आपको ये बताऊंगा कि आपको एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए। इस बात का मैं आपको सबूत देने वाला हूँ कि भाई कैसे जो क्वेश्चंस हैं, देखिए मैं आपको एकदम क्लियर कर दूँ कि मैंने यहाँ पर आपको कुछ बुक्स बताई है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि वो बुक है ना वो आपको क्या बोलते हैं सारा कवर कर रही हो। वो कवर तो करती है एनसीईआरटी, ठीक है, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी इतनी गहरी है कि फिर भी बहुत सारे पॉइंट बाकी रह जाते हैं। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका यदि कोई है तो सबसे पहला है आप एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन रीडिंग लगाएं। उससे आपका स्क्रीनिंग टेस्ट और एसकेटी बिल्कुल आपकी पकड़ में आ जाएगा, फंडामेंटल्स आपके अच्छे हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप कोई भी एमसीक्यू बुक पर जाएं, पहले आप सीधा एमसीक्यू बुक पर ना जाएं, ठीक है। अब एनसीईआरटी की रीडिंग आपको लाइन टू लाइन लगानी है। इसका क्यों लगानी है, इसका सबूत मैं आपको देने वाला हूं। मेरे पास एचपीएससी पीजीटी केमिस्ट्री 2023 का ये जो पेपर है, इसके मैं आपको ज़्यादा नहीं कुछ ही क्वेश्चन बस आपको एनसीईआरटी में दिखाने वाला हूं कि किस तरह से पेपर बनता है और किस तरह से आपको कौन सी चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन नहीं ढूंढे हैं समय के अभाव से, हालांकि ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में से ही हैं। फिर भी एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका आपका क्या होना चाहिए वो बताने के लिए कि लाइन टू लाइन पढ़ना क्यों ज़रूरी है एचपीएससी पीजीटी केमिस्ट्री के लिए, उसको बताने के लिए बस मैं कुछ ही क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो एचपीएससी पीजीटी केमिस्ट्री 2023 का ये पेपर है, 52 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। ये आपका पी ब्लॉक में है, किस में है, पी ब्लॉक में। और आप देख लीजिए क्वेश्चन एनसीईआरटी में से कहाँ से उठाया गया है, ठीक है। तो आप ये क्या बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कि प्रिपरेशन ऑफ जिनोन के जो कंपाउंड्स हैं वो बेसिकली जो बार्टलेट है, बार्टलेट ने ये वाला जो सोल्ट है ये लिया था एक बेस कंपाउंड के रूप में जिनोन के कंपाउंड्स बनाने के लिए, ठीक है। तो ऐसा इसने क्यों किया था, तो ऐसा इसने इसलिए किया था क्योंकि ऑक्सीजन और जिनोन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो लगभग सेम थी। तब इसको आइडिया आया कि जब ऑक्सीजन कंपाउंड बना सकता है इसके साथ में, तो इस एनायन के साथ में, तो जिनोन क्यों नहीं बना सकता, जिनोन भी बना सकता है, क्योंकि जिनोन और ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी सेम थी, इसलिए उसको ये आइडिया आया। अब ये इसका आंसर तो सी है। अब आपको एनसीईआरटी में कहाँ मिलेगा, देखिए ये पी ब्लॉक का चैप्टर मैंने खोला है, ठीक है, ये पी ब्लॉक है एनसीईआरटी में बता देता हूँ, आपको विश्वास नहीं हो तो ये देखिए एनसीईआरटी की पी ब्लॉक है, पुरानी वाली एनसीईआरटी का 7th चैप्टर है ये, अभी तो शायद ये 5वां या ऐसा कुछ चैप्टर होगा। 18th ग्रुप जिनोन की बात चल रही है ना, तो वो लास्ट में मैं आपके सामने ये 18th ग्रुप मैंने निकाल दिया। और अब 18th ग्रुप का जहाँ इंट्रोडक्शन है आपका, ठीक है, कि भाई जिनोन के जो कंपाउंड है वो कैसे बनते हैं नहीं बनते हैं, वो जो नील बार्टलेट था जिसने ये डिस्कवरी करी थी उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। और अब आप देख लीजिए, अच्छी तरह से देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है ही प्रिपेयर्ड अ रेड कंपाउंड विच इज फॉर्मुलेटेड एज, मतलब ऑक्सीजन का कैटायन और इसका PTF6 का एनायन, ये मिलाकर के एक कंपाउंड बनाया उसने। ही देन रियलाइज दैट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मोलिकुलर ऑक्सीजन वॉज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल विद दैट ऑफ जिनोन। ये देखिए कह दिया ना इन्होंने कि भाई जिनोन के साथ उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी थी वो ऑलमोस्ट सेम थी। और यही इन्होंने पूछा है कि भाई उसने ऑक्सीजन ये जो सोल्ट लिया ये क्यों लिया, ये इसीलिए लिया क्योंकि ऑक्सीजन और जिनोन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑलमोस्ट सेम थी। तो मेरा यहाँ पर आपको मकसद ये क्वेश्चन सिखाना नहीं था, मेरा मकसद था कि आपको एनसीईआरटी किस तरह से पढ़नी है और लाइन टू लाइन पढ़ना क्यों जरूरी है, ठीक है। और भी मैं आपको बता सकता हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट आप जानते ही हो, सिस्प्लेटिन होता है, वो एंटी कैंसर एजेंट होता है। अब ये बात आपको कहाँ मिलेगी, ये मैं एनसीईआरटी 9th जो चैप्टर है पुरानी वाली एनसीईआरटी का, उसका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ये आपका चैप्टर है। और इसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में लास्ट में जो एप्लीकेशंस दी हुई है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, वहाँ पर ये बात लिखी हुई है कि भाई जो सिस्प्लेटिन है वो बेसिकली एंटी कैंसर एजेंट, यानी कि जो ट्यूमर्स हैं उनकी ग्रोथ को इफेक्टिवली रोकने में काम आता है। ये देखिए ये कह रहा है सम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑफ प्लेटिनम इफेक्टिवली इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स, जिनका नाम है, एग्जांपल है आपका सिस्प्लेटिन, ठीक है। तो ट्यूमर का मतलब आपके कैंसर, ठीक है। तो ये बात हो गई, तो इसीलिए सिस्प्लेटिन आपका एंटी कैंसर एजेंट है ना।
अब इसके अलावा आप 56 क्वेश्चन देख लीजिए। मैं बस कुछ ही क्वेश्चन जो मैं अभी 2 मिनट वीडियो बनाने से पहले 5 मिनट पहले ही मेरी कुछ क्वेश्चंस पे नज़र पड़ी और मैंने उनको एनसीईआरटी में फाइंड किया। बाकी सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में ऐसे ही मिल जाएंगे। ये सिर्फ मैं एक नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा नहीं हो। ओके, pH ऑफ एसिड रेन इज लेस देन 5.6। एसिड रेन की pH लेस देन 5.6 होगी, ये असर्शन है। रीजन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर डिजोल्व इन रेन वाटर फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड। ये बात हो गई। अब आप इसको सेम पॉइंट को आप रियलाइज़ कहाँ कर सकते हैं? आप इसको रियलाइज़ कर सकते हैं क्लास 11 का जो चैप्टर है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का। ये देखिए, ये क्लास 11 चैप्टर है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पुरानी वाली एनसीईआरटी का ये लास्ट आपका टॉपिक होने वाला लास्ट चैप्टर है। और इसमें ये जो बात है एसिड रेन वाली वो कहाँ मिलती है उसको हम फटाफट से ढूंढ लेते हैं। अभी एक्चुअल में वो स्क्रीन पर ही थी, लेकिन हाँ ठीक है, ये देखिए, ये बात यहाँ पर आप देख लीजिए। ये रहा, रेन वाटर has a pH of 5.6 due to presence of H plus, ठीक है, H plus ions formed in by the reaction of rain water with आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड लिखा होगा इन्होंने। आगे ये नेक्स्ट पेज में चला गया, ये देख लीजिए, ये रहा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना, कि जो क्वेश्चन है बेसिकली वो कहाँ से उठ रहे हैं, है ना। तो इसलिए ज़रूरी है आपका लाइन टू लाइन रीडिंग लगाना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ये जो 58 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आप देखिए, ये क्या क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि करेक्ट फॉर्मूला क्या है फोर्स जीन का। ठीक है, तो फोर्स जीन का करेक्ट फॉर्मूला है, ये आपको पी ब्लॉक में मिलेगा। और पी ब्लॉक में मैं कंट्रोल F करके सर्च कर लेता हूँ और मैं लिखता हूँ फोर्स जीन। देखते हैं फोर्स जीन पी ब्लॉक में। यहाँ ये देखिए, ये पी ब्लॉक चैप्टर का पेज आ गया। और यहाँ आपको ये जो यूजेज हैं, यहाँ ये जो यूजेज हैं बेसिकली कौन से 17th जो ग्रुप है उसके यूजेज हैं एनसीईआरटी में। और उस एनसीईआरटी में ये देखिए, यहाँ पर आपको कई सारी देखो गैसेज का नाम लिखा हुआ है। ये देखिए, ये कह रहा है प्रिपरेशन ऑफ पॉइजनस गैसेज सच एज फोर्सजीन। ये देखो फोर्सजीन, ये रहा टीयर गैस यानी आंसू गैस, मस्टर्ड गैस। ये यहाँ पर 3 फॉर्मूले दिए हुए हैं और इनमें से ही एक ना एक पूछते रहते हैं ये। ठीक है, तो फोर्सजीन देखिए यहाँ रहा है COCl2। मेरा कहने का मतलब है कि एनसीईआरटी की अंदर की लाइनों से क्वेश्चन ऐसे के ऐसे आ रहे हैं। तो एक बुक जो आपकी एनसीईआरटी बेस्ड हो वो लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उससे भी आपका हो सकता है काम नहीं चले। इसलिए एनसीईआरटी की पहले लाइन टू लाइन रीडिंग लगानी है। ठीक है, उसके बाद ही आपको कोई भी एमसीक्यू बुक है, आप चाहें तो उसकी क्या बोलते हैं एमटीजी की फिंगर टिप्स ले लें, चाहें तो आप पंच की बुक ले लें, चाहे तो मास्टर योर एनसीईआरटी, कोई भी बुक आप ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से जैसे 59 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी आप देख लीजिए। कह रहे हैं पिक्रिक एसिड का क्या नाम होगा। तो ये बेसिकली आपकी जो क्लास 12th की जो ऑर्गेनिक है उसमें मैंने ये अल्कोहल का चैप्टर आपको निकाल लिया है। ये देखिए अल्कोहल का ये चैप्टर है ना। और इसके अल्कोहल का ये जो चैप्टर है इसके 19th पेज नंबर पे आपको ये जो पिक्रिक एसिड वाला जो है वो आपको मिल जाएगा। ये देखिए आपका जो फिनोल है उसका कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से आप यदि उसका वो करते हैं, क्या बोलते हैं, नाइट्रेशन। ठीक है, तो आपको ये 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल मिलेगा पिक्रिक एसिड। और पिक्रिक एसिड के बीच में यहाँ के बारे में यहाँ एक बात और लिखी हुई है कि वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 वहाँ पर लगे हुए हैं। इसकी वजह से ये देखिए ये रहे। तो अब ये जो 3-4 बातें हो गई पिक्रिक एसिड के बारे में, इनके बारे में ही ये क्या है घुमा घुमा के पूछते रहते हैं कि पिक्रिक एसिड बनता कैसे है, इसका नाम क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह क्यों बिहेव करता है, बस यही बातें हैं। तो इसलिए आपको जो मेन चीज़ है वो आपको एनसीईआरटी से रीडिंग लगानी है। ठीक है, तो आपको समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा कि आपको एनसीईआरटी बेसिकली पढ़नी क्यों है। और मैंने ये बात आपको सबूत सहित समझाने की कोशिश की है दोस्तों कि एनसीईआरटी आपको पढ़नी कैसे है, सुन लीजिए। और एनसीईआरटी आपको स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए ही नहीं, एसकेटी के भी जो क्वेश्चन है, एसकेटी समझ गए ना, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जो आपका सेकंड स्टेज है सिलेक्शन का। ठीक है, उसके जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के बेसिस पे ही आंसर होंगे। इसलिए सबसे यदि आपको एचपीएससी पीजीटी केमिस्ट्री फाइट करनी है तो लाइन टू लाइन आपको एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है।
और बाकी एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है उसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट टिप्स है, इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। ठीक है, तो ये बात तो हो गई। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं वीडियो में आगे कुछ है क्या। इंपॉर्टेंट टिप्स की बात हो गई, फिजिकल केमिस्ट्री की बात हो गई, अब अनाउंसमेंट की बारी आ गई है दोस्तों, जिसका आपको इंतज़ार था। सबसे पहले मैं साइड में तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है होने की, ठीक है, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और अब आप देख लीजिए अनाउंसमेंट हम करने वाले हैं। लर्निंग केमिस्ट्री एप्लीकेशन पर आपको बेसिकली क्या बोलते हैं, एक तो हम फिजिकल केमिस्ट्री का कोर्स चलाएंगे। जैसे मैंने आपको कह दिया कि जो इसकी जो चाबी है, इसकी चाबी किसके पास है, फिजिकल केमिस्ट्री के पास है। इसलिए फिजिकल केमिस्ट्री का हम लोग एक कोर्स चलाने वाले हैं लर्निंग केमिस्ट्री पर। केवल और केवल फिजिकल केमिस्ट्री की जो 8 यूनिट है आपके सिलेबस में, टोटल 25 हो, उनमें से 8 आपकी फिजिकल केमिस्ट्री की है, वो हम कवर करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री के कोर्स में। इसके अलावा फुल सिलेबस की एक टेस्ट सीरीज हम लोग लाने वाले हैं, जिसमें आपको कंप्लीट एनसीईआरटी ओरिएंटेड क्वेश्चंस का बैंक मिलेगा, जिसमें टेस्ट मिलेंगे आपको एनसीईआरटी बेस्ड। और उसके अलावा भी बहुत सारी ये जो फुल टेस्ट सीरीज होगी, इसके कई सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स होंगे। इसकी बात हम वहीं पर करेंगे, यहाँ पर ज़्यादा डिस्क्लोज करना सही नहीं है, वरना इस वीडियो का पर्पज़ है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या बात करी है मैं एक बार आपको समझा देता हूँ फाइनली। ठीक है, ये डाउनलोडिंग तो आप कर ही लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा ये हमने ऊपर से एक बात समझने की कोशिश की है कि स्क्रीनिंग टेस्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। सिलेबस में हमने ये जानने की कोशिश की है कि बीएससी के जो टॉपिक्स हैं वो आपको कौन कौन से हैं और एनसीईआरटी में से आपको क्या उठाना है। साथ में हमने ये भी समझने की कोशिश की कि कुछ टॉपिक्स को जेईई मेन की थ्योरी की कोई बुक आपको मिल जाए, चाहे वो अरिहंत पब्लिकेशन हो या कोई भी पब्लिकेशन हो, वहाँ से आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो येलो मैंने टॉपिक किए हुए हैं वो सारे आपको बीएससी की बुक में से उठाने हैं। इसके अलावा बेस्ट कंटेंट में हमने देख लिया एनसीईआरटी, हमने ये समझ भी लिया कि एनसीईआरटी की बुक की लाइन टू लाइन रीडिंग लगाना, उसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन, उसके एग्जांपल्स और एग्जाम्पलर्स को सोल्व करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हमें एनसीईआरटी बेस्ड कोई भी एक बुक लेनी होगी, चाहे तो पंच ले लें, चाहे तो फिंगर टिप्स ले लें, चाहे तो मास्टरी और एनसीईआरटी ले लें। नीट की पीवाईक्यू की बुक या तो एमटीजी की या दिशा की आती है वो ले लें। बीएससी की बुक या जेईई मेन की थ्योरी की बुक में से जो टॉपिक बचे हुए हैं उनका जीरोक्स ले लें। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट टिप्स में से आपका जो है वो आपको फोकस करना है ज़्यादातर एनसीईआरटी पर। एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ने का तरीका, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आपको लाइन टू लाइन और कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी है। और फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो आपकी जो सक्सेस की है उस पर आपको विशेष ध्यान देना है। आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, जितना ज़रूरत है उतना ही पढ़ना है, टॉपिक टू टॉपिक पढ़ना है। और एचपीएससी के ही पीवाईक्यूज आपको सोल्व करने हैं, जो कि हमारे चैनल पे और टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब में आपको मिल जाएंगे। अनाउंसमेंट आपने समझ ही लिया। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। उम्मीद करता हूं कि लर्निंग केमिस्ट्री विद एसके वर्मा चैनल पर मैं आपको एचपीएससी की तैयारी कैसे करनी है इसके बारे में समझा पाया हूं। सीरीज़ में हम आगे भी बहुत सारे वीडियोस लाने वाले हैं, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस जैसे एसकेटी के बारे में, फिर जब आपका एसकेटी के बारे में लेकिन लाएंगे हम लोग इंटरव्यू होने के बाद में, पहले नहीं, इंटरव्यू होने के बाद में ही हम एसकेटी का जो वीडियो है वो लाने वाले हैं। उसके बाद में इंटरव्यू नहीं, आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होने के बाद में हम एसकेटी का वीडियो लाने वाले हैं। उसके बाद में इंटरव्यू की जो स्किल्स है उसका आएगा। उसके पहले बहुत सारे पीवाईक्यूज की जो सीरीज है वो हम लोग सोल्व करेंगे हमारे चैनल के ऊपर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।